नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दीपकम संस्कृत कक्षा 7 अध्याय 1 अभ्यास प्रश्न उत्तर समाधान वीडियो में। यहाँ हम आपको एनसीईआरटी नई पुस्तक 2025 सीबीएसई और केवीएस के अनुसार चैप्टर 1 के सभी प्रश्न उत्तर आसान भाषा में समझाएंगे। अगर आप क्लास 7 संस्कृत में फुल मार्क्स पाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी है। चलिए शुरू करते हैं। अद्यः क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अद्यः प्रदत्तानां प्रश्नानाम् एकपदेन पदद्वयेन वा उत्तरं लिखन्तु। अद्यः नीचे प्रदत्तानां दिए गए प्रश्नों के एक पद में, पदद्वयम दो पद में, वा अथवा उत्तरम उत्तर लिखन्तु लिखिए। इस प्रश्न का कहने का तात्पर्य है नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर एक या दो पद में दीजिए, मतलब छोटे से छोटा आंसर दीजिए। अब पहला क्वेश्चन है क वाला। पर्वतराजः कः? पर्वतराज कौन? अब अपन को इसका आंसर बताना है। पर्वतराजः कौन? पर्वतराज कौन था? तो आंसर है इसका हिमालय। इसका आंसर क्या है बच्चों? हिमालय। हिमालय पर्वतराज था। तो ये एक शब्द में हो गया ना आंसर। अब सेकंड क्वेश्चन है समुद्रः कस्याः चरणों प्रक्षालयन्ति? समुद्र कस्या किसके चरण को प्रक्षालयति धोता है? समुद्र किसके चरण को धोता है? इसका आंसर है भारत मातुः। भारत माता के चरणों को धोता है समुद्र। क्वेश्चन नंबर ग। त्रिवर्णयुतः ध्वजः कुत्र विलसन्ति? तीन रंगों का ध्वज, त्रिवर्णयुतः तीन रंगों का ध्वज कुत्र विलसन्ति कहाँ पर है? तीन रंगों का ध्वज कहाँ पर है? तो इसका आंसर है भारत मातु हस्ते, भारत माता के हाथ में। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ग। ध्वज स्थितः केसर वर्णः अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयति? ध्वज स्थितः केसर वर्णः अस्मान् किं वक्तुं प्रेरयति? केसरी ध्वज हमें किसकी प्रेरणा देता है बच्चों? तो इसका आंसर है जयतु सैनिकः। जय सैनिक की जय हो। कृषक बांधवाः भारत भूमिं केह सिंचन्ति? इसका आंसर है श्वेत बिंदुभिः। कृषक बांधव भारत भूमि को किससे सींचते हैं? अपने पसीने से। केषां धवलं यशः राष्ट्रध्वजस्य मध्ये विलसति? इसका आंसर है वैज्ञानिक का नाम। किसके यश से राष्ट्रध्वज के बीच में सफ़ेद रंग दिखाई देता है? तो वैज्ञानिकों की वजह से। सूर्य कम विना नित्यं संचरति? सूर्य सूर्य इसका आंसर है विरामम, अर्थात निरंतर। सूर्य कैसे चलता है? निरंतर चलता है। ठीक है। तो ये आंसर आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधः प्रदत्तानां प्रश्नानां पूर्णवाक्येन उत्तरं लिखन्तु। अधः नीचे प्रदत्तानां दिए गए प्रश्नों के पूर्ण वाक्येन पूरे वाक्य उत्तर लिखन्तु लिखिए। अर्थात नीचे दिए गए प्रश्नों के पूर्ण उत्तर वाक्य में दीजिए। अब ऊपर दे रखा था जो तो शब्दों में देना था, एक एक शब्द मतलब छोटे आंसर देना था। और नीचे अब ये वाले इसमें क्या करना है? आपको बड़े आंसर देने हैं। ठीक है।
तो क्वेश्चन नंबर क पवित्राः नद्यः का, पवित्र नदियाँ कौन सी, पवित्राः पवित्र नद्यः नदियाँ का कौन सी है, पवित्र नदियाँ कौन सी है। तो इसका आंसर है गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा दयाः पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा दयाः पवित्र नदियाँ प्रवहन्ति बहती हैं। तो ये पवित्र नदियों के नाम है बच्चों। तो ये सब पवित्र नदियां हैं, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा दयाः पवित्र नदियों का नाम है ये। अब क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ख विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः जनाः किमर्थम् आगच्छन्ति। विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः अनेकों प्रदेशों से अर्थात देशों से जनाः व्यक्ति किमर्थम किस लिए आगच्छन्ति आते हैं, अर्थात अलग अलग देशों से लोग बाग किस लिए आते हैं हमारे देश में। इसका आंसर है तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयितुं विविधेभ्यः प्रदेशेभ्यः असंख्य जनाः आगच्छन्ति। तीर्थक्षेत्रों की धूलिं मिट्टी को ललाट पर माथे पर स्थापयितुं लगाने के लिए विविधेभ्यः अनेकों प्रदेशों से असंख्य जिनकी गणना नहीं की जा सकती जनाः व्यक्ति आगच्छन्ति आते हैं, अर्थात तीर्थ स्थल की धूल को सिर पे लगाने के लिए अनेकों देशों से असंख्य व्यक्ति आते हैं। हमारे इस भारत भूमि की मिट्टी को अपने सिर पर लगाने के लिए अनेकों देशों से लोग बाग यहाँ पर आते हैं। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है धर्म ग वाला, धर्मचक्रम कम भावम बोधयति। धर्मचक्र कम कौन सा भाव बोधयति बताता है। धर्मचक्र कौन सा भाव बताता है, जो तिरंगे के बीच में चक्र होते हैं ना, वो हमें कौन सा भाव बताता है। तो इसका आंसर है धर्मचक्रम चलनीयम कर्तव्य पथे वे न विरमम सततम चल इति भावम बोधयति। धर्मचक्र चलनीयम चलने का, कर्तव्य पथ पर, वे हमें नहीं विरम रुकने का, सततम निरंतर, चलने का, इति इस प्रकार, भाव को बोधयति बताता है। अर्थात धर्मचक्र चलने के कर्तव्य पर निरंतर चलने का भाव बताता है। एक क्षण के लिए भी रुकने का भाव नहीं बताता है। धर्मचक्र क्या बताता है कि हमें जीवन में निरंतर चलते रहना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। ये है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कृषक बांधवा परिश्रमेण भारत भूमि ही कथम संजाता। कृषक बांधवानाम अर्थात किसान भाइयों के परिश्रम के द्वारा भारत भूमि कथम किस प्रकार की संजाता हो जाती है। किसान भाइयों के परिश्रम के द्वारा भारत भूमि कैसी हो जाती है, इसका आंसर यह रहा। कृषक बांधवानां परिश्रमेण एव भारत भूमि हरित वर्णमयी समृद्धा सस्य श्यामला च संजाता। कृषक भाइयों के
परिश्रमेण परिश्रम के द्वारा एव ही भारत भूमि हरितवर्णा हरे रंग की समृद्ध हो जाती है और सस्य श्यामला हो जाती है। अर्थात किसान भाई परिश्रम करते हैं तो भारत भूमि कैसे हो जाती है, मानो जैसे हरे रंग से ढकी हो, हर चारों तरफ हरियाली हो जाती है ना बच्चों। अगला प्रश्न है वैज्ञानस्य केषु क्षेत्रेषु भारतीयैः यशः प्राप्तम्। वैज्ञानिकों ने किस क्षेत्र में भारतीयों ने यश प्राप्त किया। अर्थात वैज्ञानिकों ने भारत देश में किस क्षेत्र में यश प्राप्त किया, तो इसका आंसर है अणुशास्त्रे, संगणक शास्त्रे, चिकित्सा शास्त्रे, अंतरिक्ष शास्त्रे, आयुध शास्त्रे इत्यादिषु विज्ञानस्य क्षेत्रेषु भारतीय वैज्ञानिके महत् यशः प्राप्तम् अस्ति। वैज्ञानिकों ने कौन कौन से क्षेत्रों में अपना यश प्राप्त किया? एक तो अणु शास्त्र में अर्थात परमाणु शास्त्र में, संगणक शास्त्र में, कंप्यूटर शास्त्र में, चिकित्सा शास्त्र में, अंतरिक्ष शास्त्र में, आयुध शास्त्र में, आयुर्वेदिक में इत्यादि विज्ञान क्षेत्र में भारतीयों ने वैज्ञानिक महान यश प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अन्ते सर्वे किम गीतम गायन्ति। अंत में सभी ने कौन सा गीत गाया? तो इसका आंसर है ये वयम बालका भारत भक्ता, वयम बालिका भारत भक्ता, वयम ही सर्वे भारत भक्ताः पृथ्वीं स्वर्गं जेतुं शक्ता। वयम बालका भारत भक्ता, हम सब भारत के भक्त हैं, हम सब बालक भारत के भक्त हैं। वयम बालिका भारत भक्ता, हम सब बालिकाएं भारत के भक्त हैं। वयम ही सर्वे भारत भक्ताः, हम सभी भारत के भक्त हैं। पृथ्वीं स्वर्गम जेतुम शक्ता, और पृथ्वी और स्वर्ग को जीत सकते हैं। हम सब पृथ्वी और स्वर्ग को जीत सकते हैं क्योंकि हम सभी भारत के भक्त हैं, हम सभी भारत के सेवक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेखांकितानि पदानि आश्रित उदाहरणानुसारं प्रश्न निर्माणं कुर्वन्तु। रेखांकित पदों का उदाहरण के अनुसार प्रश्न निर्माण करना है। रेखांकित पदों के आधार पर उदाहरण अनुसार प्रश्नों का निर्माण करना है। यथा जैसे अब यहाँ पर ये एक उदाहरण इन्होंने बताया गया है कि आप इस तरह से प्रश्नों का निर्माण करना, ठीक है। यथा जैसे अस्माकं वत्सला भारत माता, हमारी वत्सला भारत माता है। अब प्रश्न का निर्माण ऐसे करना है, केसां वत्सला भारत माता, किसकी वत्सला भारत माता है। मतलब आपको जो जो शब्द ये अंडरलाइन देख करके दिए हैं ना, इनके स्थान पर प्रश्नवाचक शब्द लिखना है, संस्कृत वाले प्रश्नवाचक शब्द, ठीक है। तो बच्चों हम आपको संस्कृत के प्रश्नवाचक शब्द यहाँ पर कुछ इस प्रकार बता देते हैं ताकि आपको और भी आसानी रहे। जैसे कह का मतलब होता है कौन, का मतलब होता है कौन, किम का मतलब होता है क्या, कुत्र कत्र का मतलब होता है कहाँ, कदा का मतलब होता है कब, कुतः का मतलब कहाँ से, कस्मात का मतलब होता है किस कारण से, कस्य का मतलब होता है किसका, कस्मीन का मतलब होता है किसमें,
कस्मिन काले का मतलब है किस समय, कियत का मतलब होता है कितना, कियती का मतलब होता है कितनी, कथम का मतलब होता है कैसे, इस प्रकार से। ठीक है, तो इस प्रकार ये प्रश्नवाचक शब्द हैं आपके संस्कृत और हिंदी में। अब पहला क्वेश्चन है, समुद्रः भारत मातुः चरणों प्रक्षालयति, समुद्र भारत माता के चरणों को धोता है। अब इसको क्या नाम से प्रश्न कैसे बनाएंगे कि समुद्र किसके, इसको गायब कर देंगे। ठीक है, तो समुद्र किसके चरणों को धोता है, तो अब समुद्र किसके चरणों को धोता है। अब यहाँ पर क्वेश्चन वाले शब्द कौन सा आया, किसके, तो किसके को संस्कृत में क्या कहते हैं वह यहाँ पर लिख देंगे। तो किसको को संस्कृत में कहते हैं कस्याः, तो इस भारत मातों को गायब करके उसके स्थान पर कस्याः लिख देंगे, बाकी का पूरा सेंटेंस जैसा का जैसा आ जाएगा। ठीक है, जैसे समुद्रः कस्याः चरणों प्रक्षालयति, तो इसका पूरा क्या हो जाएगा, समुद्र कस्या चरणों प्रक्षालयति, समुद्र किसके चरणों को धोता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है ख, जनाः तीर्थक्षेत्राणां धूलिं ललाटे स्थापयति, लोग बाग तीर्थ स्थल की धूल को अपने मस्तिष्क पर स्थापित करते हैं, अपने मस्तिष्क पर लगाते हैं। तो अब इसमें जो रेखांकित शब्द दिया गया है ना, इसको गायब करना है अपन को। ठीक है, तो लोग बाग तीर्थ स्थल की धूल को ललाट पर लगाते हैं। अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा कि लोग बाग तीर्थ स्थल की धूल को कहाँ पर लगाते हैं, तो कहाँ पर, तो अब इस कहाँ को संस्कृत में क्या कहते हैं, कुत्र, तो यहाँ पर आ जाएगा कुत्र, तो आंसर बन जाएगा जनाः तीर्थ क्षेत्राणां धूलिं कुत्र स्थापयन्ति, जैसा कि यहाँ पर दे रखा है आंसर में। ख, जनाः तीर्थ क्षेत्राणां धूलिं कुत्र स्थापयति, इसका आंसर ये हो जाएगा। अब आप कुत्र भी लगा सकते हो और कस्मिन भी लगा सकते हो, दोनों का ही एक ही हिंदी अर्थ होता है। कुत्र का मतलब होता है कहाँ, कस्मिन का मतलब होता है किस स्थान पर, मतलब कहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है ग, वीराः भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः, वीर भारत माता की हमेशा सेवा करते हैं। तो अब ये अंडरलाइन वाले को हटा देंगे, इसकी जगह क्वेश्चन मार्क वाला शब्द लिख देंगे संस्कृत वाला। ठीक है, तो वीर भारत हमेशा सेवा करते हैं, तो कौन से भारत माता की सेवा करते हैं, तो कौन को संस्कृत में कहते हैं के, तो यहाँ पर आ जाएगा के भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः, वीरा हट जाएगा, वीरा की जगह के आ जाएगा, के भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः, कौन भारत माता की हमेशा सेवा करते हैं, जैसे कि आंसर में दे रखा है यह के भारत मातुः सर्वदा सेवां कृतवन्तः। सही है ना अपना आंसर, कौन भारत माता की हमेशा सेवा करता है। अगला क्वेश्चन है घ, जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति, जयतु कृषकः इति वक्तुम् अस्मान् प्रेरयति, तो इस अस्मान को हटा देंगे, इसके स्थान पर क्वेश्चन मार्क्स वाला शब्द लगा देंगे। तो क्वेश्चन मार्क वाला शब्द कौन सा लगेगा इसमें, कान, तो आंसर बन जाएगा
जयतु कृषकः इति वक्तुं कान् प्रेरयति। जयतु कृषकः, इस प्रकार कौन बोलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड नदी कष्टानि सहमाना प्रवहति। नदी कष्टों को सहन करती हुई बहती है। तो नदी किसको सहन करती हुई बहती है। अब किसको को संस्कृत में क्या कहते हैं, कान। तो यहाँ पर नदी की जगह कान आ जाएगा, तो आंसर बन जाएगा कान कष्टानि का कष्टानि का आ जाएगा। नदी की जगह का आ जाएगा। का कष्टानि सहमाना प्रवहति, जैसा कि आंसर में दे रखा है, का कष्टानि सहमाना प्रवहति। किन कष्टों को सहन करती हुई कौन कष्टों को सहन करती हुई बहती है, अर्थात इसका आंसर है नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वयम गौरववर्धनार्थम प्रयत्नं कुर्मः। हम गौरववर्धन के लिए, गौरव बढ़ाने के लिए प्रयत्न करते हैं। हम गौरववर्धन हम गौरववर्धन के लिए क्या करते हैं, इसका प्रश्न बन जाएगा। तो अब क्या को संस्कृत में कहते हैं, किम। तो इसका प्रश्न बनेगा वयम गौरववर्धनाम किम कुर्मः। प्रयत्नम की जगह किम आ जाएगा। हम गौरववर्धन के लिए, अपने गौरव को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, जैसा कि आंसर में दे रखा है, वयम गौरववर्धनाम किम कुर्मः। हम गौरव को बढ़ाने के लिए क्या करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधः प्रदत्तानां शब्दानाम् उदाहरणानुसारं रिक्तस्थानेषु रूपाणि लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण के अनुसार रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब यहाँ पर दे रखे हैं बच्चों एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। अब इनके रूप बनाने हैं, तो आपको इनके रूप बनाने से पहले आपको रूप याद करना पड़ेगा। राम का रूप, नदी का रूप, लता का रूप, इस प्रकार से, ताकि आप बहुत ही आसान तरीके से बना सको। अब जो इन्होंने ये शब्द दे रखे हैं ना, उनके रूप बनाने हैं हमें, ठीक है। अब जैसे कि चरण का रूप बनेगा चरणम, चरणों, चरणान, प्रथमा। और नदी का रूप बनेगा प्रथमा में नदी, नद्योः, नद्यः। और लता का रूप बनेगा सप्तमी में ललाटे, ललाटयोः, ललटेषु। देशाय का रूप बनेगा चतुर्थी में देशाय, देशाभ्याम, देशेभ्यः। चक्रम का रूप बनेगा प्रथमा विभक्ति में चक्रम, चक्रे, चक्राणि। अब वैज्ञानिके का रूप बनेगा तृतीया विभक्ति में, तो वैज्ञानिकेन, वैज्ञानिकाभ्याम, वैज्ञानिकेः। अहम का रूप बनेगा प्रथमा विभक्ति में अहम, आवाम, वयम। वैज्ञानिक का रूप बनेगा षष्ठी में वैज्ञानिक, वैज्ञानस्य, विज्ञानयोः, विज्ञानानाम्, इस प्रकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधः प्रदत्तानि वाक्यानि पठित्वा मातृभाषायां, प्रांतीयभाषायां, आंग्लभाषायां वा अनुवादं कुर्वन्तु। यहाँ पर दिए गए वाक्यों को पढ़ कर के मातृभाषा में, प्रांतीय भाषा में, आंग्ल भाषा में अनुवाद कीजिए। मतलब इन तीनों भाषा में से किसी भी भाषा में आप इनका अनुवाद कर सकते हैं। या तो आप जहाँ पर रह रहे हैं उस भाषा में इसका हिंदी अर्थ कीजिए, या फिर आप जिस देश में रहते हैं उस देश की भाषा, राष्ट्रीय भाषा में इसका हिंदी अर्थ कीजिए,
या फिर आप आंग्ल भाषा में, जहाँ अंग्रेजी भाषा में इसका हिंदी अर्थ कीजिए। किसी भी भाषा में आप इसका अनुवाद कर सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़कर मातृभाषा, प्रांतीय या अंग्रेजी भाषा में अनुवाद करना है। पहला है क, भारत भूमौ पवित्राः नद्यः प्रवहन्ति। तो इसका अनुवाद बनेगा, भारत भूमि में पवित्र नदियाँ बहती है। तो यहाँ पर लिखाई में आएगा, भारत भूमि में पवित्र नदियाँ बहती है। ठीक है, इसका उत्तर है ये, भारत भूमि में पवित्र नदियाँ बहती है। ये पूरा उठा के यहाँ पर लिख दीजिए आज आप। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, भारत भूमि में पवित्र नदियाँ बहती है। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, ख, भारतस्य मस्तके हिमालयः मुकुटरूपेण शोभते। भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट शोभता है। तो यहाँ पर लिख देंगे हम, भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट रूप में शोभता है। ये इसका अनुवाद हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसको अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं और आप इसको हिंदी में भी लिख सकते हैं, और इसको मातृभाषा, प्रांतीय, अपने खुद के लोकल भाषा में भी लिख सकते हैं। तो हम तो हिंदी में लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो भारत के मस्तक पर हिमालय मुकुट रूप में शोभता है। भारत भूमौ श्रेष्ठाः पर्वताः विराजन्ते। भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत, इसका हिंदी अनुवाद होगा, भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। यहाँ पर लिखाई में आ जाएगा, भारत भूमि पर श्रेष्ठ पर्वत विराजमान है। नेक्स्ट है, राष्ट्रध्वजे केशरः श्वेतः हरितः च वर्णाः सन्ति। इसका हिंदी अर्थ होगा, राष्ट्रध्वज में केसरिया, श्वेत, सफ़ेद एवं हरा रंग है। ठीक है, तो यहाँ पर हिंदी में लिखाई में आ जाएगा, राष्ट्रध्वज में केसरिया, सफ़ेद एवं हरा रंग है। नेक्स्ट है, वयं भारते जन्मः प्राप्तवन्तः। इसका हिंदी अर्थ लिखेंगे हम यहाँ पर, हम सभी ने भारत में जन्म प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधः प्रदत्तानां शब्दानां उदाहरणं विभक्ति वचनं च लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों का उदाहरणानुसार विभक्ति और वचन लिखना है। ये शब्द हैं और ये विभक्ति है, ये वचन है। अब यहाँ पर शब्द दे रखा है, क, भारत माता। अब ये कौन सी विभक्ति का है? प्रथमा विभक्ति का है। और कौन से वचन का है? एक वचन का। तो इसी प्रकार सेकंड है नद्य। अब नदी का भी प्रथम विभक्ति लिखना है, यहाँ पर वचन लिखना है। तो इन सब की यहाँ पर विभक्ति लिखनी है और यहाँ पर वचन लिखना है। ख, नद्यः ये शब्द है, तो इसका विभक्ति बनेगा प्रथमा, वचन बनेगा बहुवचन। सेकंड है, अब सेकंड शब्द है ललाटे। शब्द है ग, ललाटे। इसका विभक्ति बनेगा सप्तमी, वचन बनेगा एक वचन। शब्द है घ, तीर्थ क्षेत्राणाम। इसका विभक्ति है षष्ठी, वचन है बहुवचन। शब्द है, नेक्स्ट शब्द है ड, देशस्य। इसका विभक्ति बनेगा प्रथमा, वचन बनेगा एक वचन। नेक्स्ट शब्द है च, बलिदानम। इसका विभक्ति बनेगा प्रथमा और वचन बनेगा एक वचन। छ, नेक्स्ट शब्द है कृषक बांधवाः। इसका विभक्ति बनेगा प्रथमा और वचन बनेगा बहुवचन। असमान, ये द्वितीय विभक्ति का है, बहुवचन है। क्षेत्रेषु, यह सप्तमी विभक्ति का है और बहुवचन का है। आपको शब्द रूप याद करना पड़ेगा ताकि आपको ये सब बहुत आसान और इजीली तरीके से समझ में आ जाए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है पाठे प्रयुक्तानि क्रियापदानि रिक्त स्थानेषु लिखन्तु। पाठ में प्रयुक्त क्रियापदों को रिक्त स्थानों में लिखिए। अब आप बोलोगे मैम क्रियापद क्या होते हैं? क्रियापद वो होते हैं बच्चों जिनके पीछे शब्द होते हैं, जिन शब्दों के पीछे ना लगा हो, जैसे सुनना, खाना, पीना, सोना और नहाना, आना, जानना, पूछना, इस तरह से जो भी शब्द हैं वो सब क्रियापद कहलाते हैं जिनके पीछे ना लगा हो। तो आपके इस पाठ में जिन भी शब्दों के पीछे ना लगा है ना, वो शब्द आपको यहाँ पर लिख देना है। ठीक है। अब जैसे शृणुमः, जानीमः, अस्ति, करोमि, भवामः, इच्छामः, शोभते, विराजते, लेकिन लिखना संस्कृत में है। प्रवहन्ति, सुशोभन्ते, आगच्छन्ति, विलसति, विराजते, प्रेरयति, बोधयति, प्रयच्छति, इस प्रकार। अतः प्रदत्तानां क्रियापदानां त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु वचनेषु च लट्लकारस्य रूपाणि लिखन्तु। नीचे दिए गए क्रियापदों के लट्लकार के रूप में तीनों पुरुष व तीनों वचनों में लिखना है। मतलब आपको लकार याद करना पड़ेगा, तभी जाकर आप बहुत ही आसान तरीके से इनको कर पाओगे। ठीक है। अब लकार क्या होते हैं बच्चों? संस्कृत में लकार होते हैं लट लकार, लोट लकार, लिंग लकार, इस प्रकार से। जैसे वर्तमान, इनका अर्थ होता है वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्य काल और भी काल। ठीक है। तो यहाँ पर उदाहरण के रूप में बता रखा है कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथमा पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष का एक वचन बनेगा भवती, प्रथम पुरुष का द्विवचन बनेगा जो यहाँ पर लिखना है, प्रथम पुरुष का बहुवचन बनेगा जो यहाँ पर लिखना है। इस प्रकार ये सारे कॉलम भरने हैं। जैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, प्रथम पुरुष का बनेगा एक वचन भवती और द्विवचन बनेगा भवतः, बहुवचन बनेगा भवन्ति। मध्यम पुरुष का एक वचन बनेगा भवसि, द्विवचन बनेगा भवतः, बहुवचन बनेगा भवतः, भवत। उत्तम पुरुष का एक वचन बनेगा भवामि, द्विवचन बनेगा भवावः, बहुवचन बनेगा भवामः। नेक्स्ट है एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। प्रथम पुरुष का बनेगा अस्ति, प्रथम पुरुष का द्विवचन बनेगा स्तः, प्रथम पुरुष का बहुवचन बनेगा सन्ति। मध्यम पुरुष का एक वचन बनेगा असि, मध्यम पुरुष का द्विवचन बनेगा स्तः, मध्यम पुरुष का बहुवचन बनेगा स्तः, स्थ। उत्तम पुरुष का एक वचन बनेगा अस्मि, उत्तम पुरुष का द्विवचन बनेगा स्वः, उत्तम पुरुष का बहुवचन बनेगा स्मः। नेक्स्ट है प्रथम पुरुष का एक वचन बनेगा इच्छति, प्रथम पुरुष का द्विवचन बनेगा इच्छतः, बहुवचन बनेगा इच्छन्ति। मध्यम पुरुष का एक वचन बनेगा इच्छसि, द्विवचन बनेगा इच्छतः, बहुवचन बनेगा इच्छत। उत्तम पुरुष का एक वचन बनेगा इच्छामि, द्विवचन बनेगा इच्छावः, बहुवचन बनेगा इच्छामः। नेक्स्ट है प्रथम पुरुष का एक वचन बनेगा आगच्छति, द्विवचन बनेगा आगच्छतः, बहुवचन बनेगा आगच्छन्ति। मध्यम पुरुष का एक वचन बनेगा आगच्छसि, द्विवचन बनेगा आगच्छतः, बहुवचन बनेगा आगच्छत। उत्तम पुरुष का एक वचन बनेगा आगच्छामि, द्विवचन बनेगा आगच्छावः, बहुवचन बनेगा आगच्छामः। आशा है कि आपको कक्षा 7 संस्कृत दीपकम अध्याय 1 अभ्यास प्रश्न उत्तर समाधान प्रश्न पूरी तरह समझ आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले क्लास 7, 8, 9
संस्कृत एनसीईआरटी सॉल्यूशन वीडियो आपको सबसे पहले मिले। नीचे कमेंट में लिखकर बताइए अगला वीडियो आप किस चैप्टर पर चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।